आज 11th स्टैंडर्ड का पॉलिटिकल साइंस का पहला बाब यानी फर्स्ट यूनिट सियासी तस्वुरात यानी पॉलिटिकल कंसेप्ट्स, इसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये जो सियासी तस्वुरात पॉलिटिकल साइंस का पहला बाब, इसमें 3 मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। पहला है रियासत यानी स्टेट, दूसरा है आजादी और हुकूक यानी लिबर्टी एंड राइट्स, और तीसरा है मसावत और इंसाफ यानी इक्वालिटी एंड जस्टिस। अब हम इन तीनों टॉपिक्स में पहला टॉपिक रियासत यानी स्टेट के बारे में तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। वैसे आप तमाम जानते हैं कि कंट्री, नेशन और स्टेट 3 मुख्तलिफ अल्फाज हैं, लेकिन ये तीनों अल्फाज मुल्क के माने देते हैं। मुल्क के बारे में तीनों अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कंट्री यानी मुल्क, आमतौर पर भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान जैसे मुमालिक के बारे में मालूमात हासिल की जाती है। मुल्क की जमा मुमालिक यानी कंट्रीज। कंट्री का लफ्ज आप तमाम बखूबी जानते हैं। और इसी तरह से नेशन और स्टेट 2 ऐसे अल्फाज हैं, ये भी मुल्क के बारे में कंट्री के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन ये नेशन का मतलब है कौम, स्टेट का मतलब है रियासत। फिर भी इन तमाम अल्फाज में कुछ फर्क जरूर है। जैसे नेशन यानी कौम, जैसे आपने सुना होगा कि यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वाम मुत्तहिदा, कौम की जमा अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस। यानी नेशन किसे कहेंगे? नेशन का मतलब यह है कि ये मुल्क जहां पर लोग एक ही मुल्क में रहते हैं और उन लोगों में आपस में इत्तिहाद का जज्बा पाया जाता है। लोगों में इत्तिहाद का जब जज्बा पाया जाता है, चाहे वो किसी भी अंसर से क्यों न हो, जैसे मुश्तरिका इलाका, मुश्तरिका नस्ल, मुश्तरिका जुबान, मुश्तरिका तहजीब और मुश्तरिका तारीख या सियासी ख्वाहिश, कोई भी अंसर लीजिए, जिस अंसर से भी लोगों में इत्तिहाद का जज्बा पाया जाता है या पैदा होता है, तो उन लोगों के मजमूए को हम कौम कहेंगे। जब एक मुल्क में रहने वाले लोग आपस में इत्तिहाद या एकजहती का जज्बा रखते हैं तो वो कौम बन जाती है। अब देखेंगे स्टेट यानी रियासत। आमतौर पर मुल्क में कई स्टेट्स हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कई रियासतें हैं, जैसे महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और कर्नाटका वगैरह वगैरह। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में, सियासियात में स्टेट का मतलब मुल्क के लिए स्टेट का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट यानी भारत एक सेक्युलर मुल्क है। स्टेट का मतलब क्या हुआ? स्टेट का मतलब मुल्क, यानी यहाँ कंट्री के माने देते हैं। लेकिन इसमें भी एक फर्क यह है, जनरली देखेंगे हम स्टेट का मतलब, अगर कोई जोग्राफियाई इलाका जहां पर 4 चीजें मिल जाती हैं, जैसे महाराष्ट्र है ना, इसमें 4 चीजें जैसे आबादी और इलाका, हुकूमत, इख्तिदार आला, इन 4 अनासिर का मजमुआ रियासत यानी स्टेट है। इस तरह से ये कंट्री, नेशन और स्टेट तीनों अल्फाज मुल्क के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उसमें फर्क जरूर पाया जाता है। तो आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट किए हैं वो है रियासत, स्टेट। इस स्टेट में हम सबसे पहले कौम यानी नेशन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जैसे नेशन यानी क्या है, कौम यानी क्या? ये जो कौम यानी अंग्रेजी इस्तिलाह नेशन, ये लातीनी लफ्ज नेसी से माकूज है। यानी नेसी लातीनी लफ्ज है जिसका मतलब है पैदा होना, यानी दूसरे माने में हम कहेंगे पैदाइश या नस्ल। तो इसके लिए हम इस तरह से इसकी मीनिंग बता सकते हैं कि लोगों का ऐसा मजमुआ या ऐसा ग्रोह जो एक ही नस्ल से ताल्लुक रखता है और उन लोगों में इत्तिहाद या अपनायत का जज्बा पाया जाता है, तो उसको कौम कहेंगे।
कौम की तख्लीक के लिए कई अनासिर हैं जो जरूरी अनासिर हैं, जैसे इलाका, जुबान, मजहब, तहजीब, नस्ल, तारीख और सियासी ख्वाहिश। ये 7 अनासिर में अगर कोई भी अंसर जो लोगों में इत्तिहाद का जज्बा पैदा करता है, जिससे लोग मुत्तहिद हो जाते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? कौम। यह है कौम की तख्लीक के 7 अनासिर हैं, इसको हम कौम कहेंगे। अब हम देखेंगे कौम की खुसूसियात क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशन। कौम की खुसूसियात, कौम की खुसूसियात में जैसे आबादी, बिरादरी का एहसास और सियासी तौर पर अलहदगी की ख्वाहिश यानी अलग रहने की ख्वाहिश, ये 3 मेन खुसूसियात, अहम खुसूसियात हैं। पहला देखेंगे आबादी। कौम की तख्लीक के लिए या कौम के बनने के लिए या कौम की तश्कील के लिए आबादी का होना जरूरी है। उस आबादी में एकसानियत पाई जाती है। एकसानियत किस एतबार से? चाहे वो मुश्तरिका तहजीब हो या मुश्तरिका मजहब हो या मुश्तरिका जुबान हो या लोग एक मुश्तरिका इलाके में रहते हो, जो भी अंसर है जिससे उस आबादी में एकसानियत पाई जाती है, तो एकसानियत की वजह से इत्तिहाद पाया जाता है, इत्तिहाद का एहसास पैदा हो जाता है। तो वही इत्तिहाद उस आबादी की शनाख्त होती है कि वो एक कौम से ताल्लुक रखते हैं। अब दूसरा देखेंगे बिरादरी का एहसास। आबादी और तहजीब की एकसानियत की वजह से, यानी 2 चीजें हैं, आबादी और तहजीब, इसकी एकसानियत की वजह से लोगों में, लोगों के मजमुए में एक ही बिरादरी का एहसास पैदा होता है। यानी लोगों में जब इत्तिहाद पैदा हो जाता है तो आपस में एक बिरादरी कहलाते हैं, तो बिरादरी का एहसास पैदा होता है। और जज्बाती या ये नफ्सी पहलू है, यानी ये जो इत्तिहाद का जो पैदा होना, लोगों में अपनाइयत का जज्बा होता है, जैसे इमोशंस या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है ये, यानी जज्बाती या नफ्सियाती पहलू। इसलिए बिरादरी का एहसास ये भी कौम की एक खुसूसियत है। अब तीसरा देखेंगे सियासी तौर पर अलहदगी की ख्वाहिश। जब लोग एक इलाके पर रहते हैं, यानी एकसानियत वाली अवाम जब एक मखसूस इलाके पर कयाम करती है, तो सियासी तौर पर अलग रहने का, अलग होने का एहसास पैदा होता है। जब अलग होने का एहसास पैदा होता है तो उन लोगों में सियासी तौर पर खुद की या अपनी ही हुकूमत कायम करने की मांग पैदा होती है। लोग चाहते हैं कि हम एक मखसूस खित्ते पर रहते हैं, हम एक इलाके पर मुकीम हैं, तो हमारी अपनी ही हुकूमत होनी चाहिए, हमारी अपनी खुद की हुकूमत होनी चाहिए, और वो मांग लोगों में पैदा होती है। ये 3 कौम की खुसूसियात हैं। और अब देखेंगे कौम परस्ती। आपने कौम के बारे में तो समझने की कोशिश की, अब कौम परस्ती यानी नेशनलिज्म किसको कहेंगे? अगर समझ लीजिए, अगर कोई फर्द जिसको अपनी कौम से वालिहाना मोहब्बत, वफादारी और अपनाइयत का जज्बा पैदा होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? नेशनलिज्म यानी कौम परस्ती कहेंगे। और वो क्या करता है फिर? जज्बाती तौर पर अपनी कौम से जुड़ना चाहता है, जुड़ जाता है, और फिर अपनी कौम के लिए कुछ करने की उसमें सलाहियत पैदा होती है, एक जिद पैदा होती है कि मैं अपनी कौम के लिए कुछ कर गुजरूं, और वही उसकी कौम के लिए एक शनाख्त या पहचान भी होती है। लोग क्या करते हैं? लोग अपने मादरे वतन से जुड़ जाते हैं, जैसे हिंदुस्तान है ना, हमारा मुल्क, ये मादरे वतन है, ये कौम है, एक नेशन है। लोग इसमें अपनाइयत का जज्बा पैदा करते हैं और इत्तिहाद का एहसास लोगों में पैदा होता है, लोग इससे जुड़ जाते हैं। भले ये किसी भी बैरूनी मुल्क में रहते क्यों न हो, लेकिन जरूर याद करते हैं मादरे वतन को, अपना मेरा मुल्क, ये फख्र से कह लेते हैं, है ना। और उस कौम के लिए वो लोगों में फक्र पैदा होता है, फिर जोश पैदा होता है कि अपनी कौम के लिए कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है। फक्र पैदा होता है, तभी तो ये कहा जाता है कि इंडिया इज ग्रेट, मेरा भारत महान, हम हिंदुस्तानी हैं,
है ना। और फिर क्या कहते हैं कि बी इंडियन एंड बाय इंडियन, फख्र से कह लेते हैं कि हिंदुस्तानी बनो और हिंदुस्तानी चीजों को खरीदो, इस्तेमाल करो। क्यों? इसमें अपनायत का जज्बा है, इत्तिहाद इसमें कूट कूट कर भरा हुआ नजर आता है और फिर जोश पैदा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा जब ये 2020 के मैचेस चलते हैं या वनडे मैच जब चलते हैं या टेस्ट मैच चलते हैं, समझ लीजिए इंडिया की टीम है, क्रिकेट टीम, अगर इंडिया और पाकिस्तान की है, इंडिया और न्यूजीलैंड की है, इंडिया और साउथ अफ्रीका की कोई भी टीम क्यों न होती है, तो हिंदुस्तानियों में जज्बा क्या होता है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम की फतेह हो, ये जीत जाए। इसलिए एक एक फोर या एक एक सिक्सर पर वाह वाह कर देते हैं, जोर जोर से सीटियां बजाते हैं, चिल्लाते हैं। क्यों? ये जज्बा उभरता है, अपनायत का जज्बा होता है। कौन सा? क्रिकेट टीम में। और हम तमाम हिंदुस्तानी होने की हैसियत से हमारे कौम से इत्तेहाद के एहसास को पैदा करते हुए हमारे मुल्क की टीम की जीत पर हम खुशियों का इजहार करते हैं। और इसी तरह से कौमी तराना आपने देखा होगा कि जितने तालीमी इदारे हैं या सियासी मराकिज होते हैं या जो दफ्तर होते हैं हुकूमत के, यहाँ पर कौमी तिरंगा लहराया जाता है और फिर खास वक्त पर यानी मुख्तलिफ अय्याम में, जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है या कुछ खास, और हर दिन तालीमी इदारों में जब स्कूल शुरू होने से पहले, परेड से पहले असेंबली होती है, वहां जब नेशनल एंथम यानी कौमी तराना गाया जाता है तो पोजीशन कैसा होता है? सावधान, बगैर आवाज किए हुए, सीना तान के इस बात का सबूत देते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के लिए, सरजमीन के लिए मर मिटने का हम वादा करते हैं और फख्र से हम जो है वो तराना गाते रहते हैं। और फिर बातचीत किए बगैर, कोई हरकत किए बगैर खामोशी से अदब से खड़े रहना, ये क्या है? ये एक तरह का फख्र है कौमी तराना। इसमें अपनायत का जज्बा है और इत्तिहाद का एहसास अपने कौम से। और जब फौज के बारे में अगर जंग का ऐलान हो जाता है तो हम अपनी फौजियों की हिम्मत अफजाई करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं और हम यही ख्वाहिशात रखते हैं कि हमारी फौज जीत जाए, दुश्मन का मुकाबला हो जाए, मुकाबला दुश्मन के साथ हो जाए, दुश्मन को शिकस्त हो जाए, ये चाहते हैं। इस तरह से लोगों को एक कौम से जोड़ने की कुव्वत ही क्या कहलाती है? कौम परस्ती। कौम परस्ती कुछ और नहीं है बल्कि लोगों को आपस में मुत्तहिद करना, इत्तिहाद का जज्बा पैदा करना और लोगों को एक कौम से जोड़े रखना, यही है कौम परस्ती। इसको नेशनलिज्म कहेंगे। अब हम देखेंगे कौम परस्ती की खुसूसियात कौन कौन सी। कौम परस्ती के वैसे कई खुसूसियात हैं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनलिज्म। इसमें पहला ये देखेंगे, कौम परस्ती अवाम को कौमी एकजहती, अवाम में कौमी एकजहती पैदा करने के लिए एक कुव्वत है। यानी कौमी एकजहती किसमें पैदा होती है? अवाम में पैदा होती है। कौमी एकजहती या इत्तिहाद का एहसास पैदा करने की एक ताकत है, कुव्वत है, क्या? कौम परस्ती। और दूसरा क्या है? तरक्की पसंद कौम परस्ती मुल्क की तरक्की और मुल्क के इत्तिहाद के लिए बहुत जरूरी है। और तीसरा यह है कि जारहाना कौम परस्ती, ये जो जारहाना कौम परस्ती समाज के लिए नुकसानदेह साबित होती है, क्योंकि जारहाना यानी एग्रेसिव है ना। एग्रेसिव कौम परस्ती में क्या होता है कि लोगों में आपस में फूट डालना, नफरत पैदा करना, हसद पैदा करना, इख्तिलाफात, तनाज़ियात वगैरह लोगों में पैदा करना, ये जारहाना कौम परस्ती की वजह से होता है। अब देखेंगे कि कौम परस्ती साम्राज्यत और नौ आबादियाती तसल्लुत यानी इख्तिदार के खिलाफ है। यानी ये जो कौम परस्ती को साम्राज्यत और नौ आबादियाती इख्तिदार बिल्कुल पसंद नहीं है, इसके लिए इसकी सख्त मुखालिफत करती है। अब देखेंगे पांचवा है कौम परस्ती खुद मुख्तारी। कौम परस्ती खुद मुख्तारी की हिमायत करती है। जैसे अमरीकी साबिक सदर नाम है वुडरो विल्सन, जब पहली आलमी जंग हो रही थी उस वक्त 14 नुकाती प्रोग्राम यानी मंसूबा उन्होंने पेश किए थे। उन 14 नुकात में खुद मुख्तारी ये भी शामिल थी, जिससे क्या हो गया? खुद मुख्तारी की वजह से, जिसके लिए वुडरो विल्सन ने जो कोशिश की थी, जिससे साम्राज्यत का खात्मा हो गया और फिर यूरोप में नए नए ममालिक वजूद में आए, यानी साम्राज्यत खत्म हो गई, नए ममालिक का वजूद। ये कौम परस्ती में खुद मुख्तारी की वजह से। कौम परस्ती क्या करती है? कौम परस्ती खुद मुख्तारी की हिमायत करती है।
आप देखेंगे कि कौम परस्ती इख्तिलाफ की हामी है, क्योंकि कौम परस्ती में हर एक अपने कौम से ताल्लुक रखता है, हर एक को अपनी कौम से वालिहाना मोहब्बत और वफादारी का जज्बा रहता है। तो कौम परस्ती की वजह से इख्तिलाफात पाए जाते हैं। जैसे हिंदुस्तान में हर मैदान में, हर शोबे में इख्तिलाफ है, जैसे तहजीबी इख्तिलाफ, मजहबी इख्तिलाफ, लिसानी इख्तिलाफ, इलाकाई इख्तिलाफ वगैरह। इसलिए कौम परस्ती की वजह से इख्तिलाफात पैदा होते ही, इसलिए कहा जाता है कि कौम परस्ती इख्तिलाफ की हामी है। इसलिए हमारा मुल्क इख्तिलाफ में इत्तिहाद वाला मुल्क है। अब देखेंगे कौम परस्ती की किस्में। कौम परस्ती की चंद किस्में हैं, जैसे आजाद ख्याल कौम परस्ती, जिसको कहेंगे हम लिबरल नेशनलिज्म। ये आजाद ख्याल कौम परस्ती ये इनकलाब फ्रांस के वजह से इसका आगाज हुआ। जैसे फ्रांस का इनकलाब शुरू हो गया, वैसे आजाद ख्याल यानी लिबरल नेशनलिज्म, आजाद ख्याल कौम परस्ती का आगाज हो गया। अमरीकी सदर वुडरो विल्सन ने इस आजाद ख्याल कौम परस्ती को इख्तिदारे आला से तशबीह दी थी, इख्तिदारे आला से मौजना किया था, और फिर आजादी और खुद इरादियत यानी लिबर्टी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, खुद इरादियत के हक को ये आजाद ख्याल कौम परस्ती एक्सेप्ट करती है, यानी तस्लीम करती है। कौन? आजाद ख्याल कौम परस्ती। ये बहुत अच्छी रहती है मुल्क की तरक्की के लिए। अब दूसरा देखेंगे रिवायत पसंद कौम परस्ती, जिसको हम कहेंगे कंजर्वेटिव या ट्रेडिशनल, यानी रिवायती कदीम तर्ज की। ये कदीम तर्ज की रिवायत पसंद कौम परस्ती ये समाज और कौम के दरमियान एक गहरा ताल्लुक पैदा करती है। इसलिए इसकी वजह से हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा होता है। इसकी वजह से लोगों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को पैदा करना और इस जज्बे को अहमियत देना, ये किसका काम है? रिवायत पसंद कौम परस्ती का। अब देखेंगे जारहाना कौम परस्ती, इसको कहेंगे एग्रेसिव। एग्रेसिव कौम परस्ती क्या होती है? जब एग्रेसिव कौम परस्ती की वजह से ममालिक तशद्दुद पसंद बनकर, यानी इंतहा पसंद बनकर कौमी अजमत के लिए, कौम की शान और शौकत के लिए, कौमी अजमत के लिए अपनी सल्तनत की तवसी करते हैं, यानी अपनी सल्तनत को एक्सपांड करते हैं, वसी करते हैं, तवसी करते हैं। जिससे क्या हुआ? यही यानी जारहाना कौम परस्ती की वजह से सल्तनत की उसरत हो गई, तवसी की वजह से दुनिया में साम्राज्यत पैदा हुई थी, है ना। लेकिन साम्राज्यत का खात्मा हो गया, जमहूरी तर्ज हुकूमत शुरू हो गई। लेकिन अब देखेंगे चौथा है गैर इस्तेमारी। गैर इस्तेमारी यानी एंटी कॉलोनियल, गैर इस्तेमारी कौम परस्ती। गैर इस्तेमारी कौम परस्ती, भारत ने आजादी की जब जंग शुरू थी, यानी जंग आजादी के दौरान इस गैर इस्तेमारी कौम परस्ती को अपनाया था। इसलिए इस गैर इस्तेमारी कौम परस्ती को कौमी तहरीक आजादी या जंग आजादी या आजादी की जंग के नाम से याद किया जाता है। इस तरह से बच्चों आज हमने पहला बाब 11th स्टैंडर्ड का पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें सियासी तस्वुरात ये पहला बाब, इसमें 3 टॉपिक्स हैं, रियासत, आजादी और हुकूक, मसावत और इंसाफ। हमने पहला टॉपिक रियासत इसको शुरू किए थे, लेकिन उसमें कौम के बारे में हमने माने, खुसूसियात, कौम परस्ती की खुसूसियात और कौम परस्ती की किस्मों का जायजा लेने की कोशिश की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रियासत के बारे में तफसील से मालूमात हासिल करेंगे।